हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास बीकॉम पार्ट 3 के पेपर नंबर 7 इनकम टैक्स के बारे में। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए, बुक का नाम है इनकम टैक्स यानी आयकर। तो आयकर जो है दो शब्दों के मेल से बना है। आयकर दो शब्दों के मेल से बना है, आय प्लस कर। अब पहले ये समझते हैं कि आय क्या होता है। तो जब कोई व्यक्ति किसी निश्चित स्रोत से कमाई करती है तो इस कमाई को उस व्यक्ति का आय कहेंगे। जब कोई व्यक्ति किसी निश्चित स्रोत से कमाई करता है तो उस कमाई को उस व्यक्ति का आय कहेंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति मजदूरी करता है तो उसको जो मजदूरी प्राप्त होगा वो उसका आय कहलाएगा। या फिर अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है तो जॉब करने पर उसको जो दैनिक, मासिक या साप्ताहिक जो आय जो कमाई होगी उसको कहेंगे उसका आय। या फिर कोई व्यक्ति अगर बिजनेस कर रहा तो बिजनेस करने के दौरान उसको जो बिजनेस से प्रॉफिट होगा वो उसका आय कहलाएगा। या फिर अगर कोई व्यक्ति प्रोफेशन वर्क करता है जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, तो इन लोगों को जो फीस प्राप्त होगा वो फीस इसका आय कहलाएगा। तो आय को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, उसके बाद बिजनेस प्रोफेशन। तो आय को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। अब बारी बारी से समझते हैं सबके बारे में। आय को 5 भागों में, पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो किसी भी व्यक्ति के आय को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत उन व्यक्ति को शामिल किया जाता है जो कहीं जॉब करता है या फिर मजदूरी करता है, तो वो हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। यानी जहाँ एक नौकर और मालिक का संबंध हो जाता है, ऐसे में नौकर को जो आय प्राप्त होता है उसको इनकम फ्रॉम सैलरी हेडिंग के अंतर्गत रखा गया, वो इनकम फ्रॉम सैलरी कहलाएगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो जो व्यक्ति अपने मकान को रेंट पे लगा करके रेंट कमाता है यानी आय प्राप्त करता है, वो हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो व्यक्ति अपने मकान को किराए पर लगा करके किराया प्राप्त करता है तो उसको जो किराए से जो इनकम होगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो जो व्यक्ति बिजनेस करता है या फिर प्रोफेशन वाला वर्क करता है जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ऐसे में इसको जो कमाई होगी वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कहलाएगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति मान लो कि अस्थायी संपत्ति का खरीद बिक्री करता है, जैसे ज़मीन खरीद लिए फिर से इसको बेच दिए, फिर बिल्डिंग खरीद लिए फिर से बेच दिए, फ्लैट खरीद लिए फिर से बेच दिए, शेयर खरीद लिए बेच दिए, यानी जो अस्थायी प्रकृति का संपत्ति का खरीद बिक्री करता है तो इस खरीद बिक्री से होने वाले लाभ को कैपिटल गेन कहलाएगा, कैपिटल गेन कहेंगे उसको। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो व्यक्ति इन 5 हेडिंग के अंतर्गत 4 हेडिंग के अंतर्गत उसका इनकम नहीं आता है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होगा। इसमें मुख्य रूप से ताश से जीत, घुड़दौड़ से जीत, लॉटरी से जीत, केबीसी से जीत, शर्त से जीत, या फिर बैंक में अस्थायी जमा पर ब्याज, या फिर ऐसा कोई ऐसा इनकम है जिसका कोई स्रोत ही नहीं है, मतलब किसका रसीद नहीं है, वो हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लाभांश, शेयर, ये सब, शेयर पर लाभांश, ये सब चीज़ आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का इनकम करे, ये 5 हेडिंग के अंतर्गत आ जाता है। पहला समझिए इनकम फ्रॉम सैलरी, जहाँ एक नौकर और मालिक का संबंध हो जाएगा, यानी जो व्यक्ति जॉब करता है या फिर मजदूरी करता है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आ गया।
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो व्यक्ति अपने मकान को किराए पर लगा करके कमाई करता है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया। और जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है और प्रोफेशन वर्क कर रहा है तो उसको जो आय प्राप्त होगा वो हो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, जो व्यक्ति अस्थायी संपत्ति का खरीद बिक्री करता है, ज़मीन का खरीद बिक्री, फ्लैट का खरीद बिक्री, शेयर का खरीद बिक्री, ये सब से उसको जो भी आय प्राप्त होगा वो कैपिटल गेन हो जाएगा। फिर अदर सोर्सेज में लॉटरी से जीत, ताश से जीत, जुआ से जीत, केबीसी से जीत, बैंक के अकाउंट पर ब्याज, ये सब चीज़ कहाँ आता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाता है। ये हो गया आपका आय के बारे में। अब कर के बारे में समझते हैं। अब कर के बारे में देखो, कर यानी टैक्स इसको कहते हैं। तो कर क्या होता है कि जिस प्रकार हम लोग को क्या होता है अपने परिवार चलाने के लिए रुपये पैसे की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे देश की जो सरकार है, देश में कल्याणकारी कार्य को करने के लिए उसको भी पैसे की आवश्यकता होती है। तो इस पैसे की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा देश के जनता पर एक विविध प्रकार का भार लगाया गया है, इसी भार को कर कहते हैं। जिस प्रकार हमें परिवार चलाने के लिए रुपये पैसे की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे देश की जो सरकार है उसको देश में जो कल्याणकारी कार्य है, मतलब लोगों की भलाई के लिए जो कार्य है उसको करने के लिए उसको भी पैसे की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए क्या करता है सरकार, देश के जनता पर एक भार लगाया गया है, इसी भार को टैक्स कहते हैं। चलिए, टैक्स फिर दो प्रकार का होता है, आगे समझते हैं। टैक्स जो होता है ये टैक्स यानी कर दो प्रकार का होता है। पहला डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स दो प्रकार का, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। अब डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर किसको कहेंगे? वह कर, प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो करदाता स्वयं सरकार को चुकाता है, अर्थात इसमें प्रथम और अंतिम करदाता जो है ना एक ही व्यक्ति होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लें कि अगर मेरे इनकम पर अगर इनकम 2.5 लाख रुपया से अधिक होता है तो हमको टैक्स पे करना होगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? टैक्स हमको पे करना है, ना ही हम दूसरे से वसूल करके चुका सकते हैं सरकार को। ये हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो जिस व्यक्ति पर लगता है उसी को चुकाना पड़ता है, वो हो गया इनकम टैक्स। यानी कि इसमें प्रथम करदाता और अंतिम करदाता एक ही व्यक्ति होता है, मतलब जिस व्यक्ति को लगाया टैक्स उसी को चुकाना होगा। ऐसा नहीं कि वो दूसरे से वसूल करके चुकाएगा सरकार को, नहीं, जिस व्यक्ति पर लगता है वो स्वयं अगर सरकार को चुका देता है तो उस प्रकार के टैक्स को कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इसका एग्जाम्पल हो गया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद आप समझते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो जिस व्यक्ति पर लगता है वो स्वयं ना चुकाकर अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे से भुगतान करवाता है, उसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो जिस व्यक्ति पर लगता है वो खुद से ना चुकाकर किसी दूसरे से भुगतान करवाता है, उसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष कर। अर्थात इसमें क्या होता है? प्रथम करदाता और अंतिम करदाता दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। जैसे टैक्स, मान लें कि किसी वस्तु का उत्पादन पर मैन्युफैक्चरर कंपनी को टैक्स लगना चाहिए, तो मैन्युफैक्चरर कंपनी को तो टैक्स पे कर देता है, फिर बाद में इनडायरेक्टली रूप से वो कस्टमर से वसूल लेता है। तो इसमें प्रथम करदाता कौन हो गया? मैन्युफैक्चरर कंपनी। और अंतिम करदाता कौन हो गया? कस्टमर। तो जिसमें प्रथम करदाता और अंतिम करदाता दोनों अलग अलग व्यक्ति हो, वो हो गया अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो जिस व्यक्ति पर लगता है वो खुद से ना चुकाकर किसी दूसरे से चुकवाता है या भुगतान करवाता है, वो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल इसका जीएसटी। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी मैन्युफैक्चरर कंपनी को चुकाना चाहिए, लेकिन वो कस्टमर से इनडायरेक्टली रूप से वसूल करके तब सरकार को पे करता है। तो ये हो गया टैक्स का दो प्रकार, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब समझते हैं हम लोग आयकर। आय के बारे में समझिए, कर के बारे में समझिए, अब आयकर के बारे में समझेंगे। आयकर किसको कहेंगे? तो किसी व्यक्ति के आय पर लगने वाले कर को आयकर कहते हैं। किसी व्यक्ति के अथवा संस्था के या कंपनी के आय पर लगने वाले कर को आयकर कहेंगे। आयकर किसी व्यक्ति अथवा संस्था के आय पर लगने वाले कर को आयकर कहेंगे।
आयकर दो शब्द का मिश्रण है इसमें, आय और कर। आय किसी व्यक्ति के कमाई से है, कर मतलब सरकार को चुकाया गया भार से है। तो किसी व्यक्ति के आय पर सरकार को चुकाए गए भार को आयकर कहते हैं। चलिए हो गया, अब आगे समझते हैं इसका। अब देखिए ऑब्जेक्टिव का दृष्टि से कुछ पॉइंट याद रखना है। जैसे पहला, हमारे भारत में सर्वप्रथम यानी भारत में सबसे पहले जो इनकम टैक्स लगाया गया था वो 1860 ईस्वी में लगा था। भारत में सर्वप्रथम आयकर 1860 ईस्वी में लगाया गया था। इसका मुख्य कारण यह था कि जो 1857 में, इसका मुख्य कारण यह था कि हमारे देश में जो 1857 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के कारण देश को काफ़ी क्षति पहुंचा था। तो इस क्षति का पूर्ति करवाने के लिए उस समय अंग्रेज शासक थे जेम्स विल्सन, जिन्होंने आयकर लगाया था। भारत में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में आयकर लगाया गया था, क्योंकि 1857 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के कारण देश को काफ़ी क्षति पहुंचा था। इस क्षति का पूर्ति करवाने के लिए अंग्रेज शासक जेम्स विल्सन ने आयकर लगाया था। और 1860 ईस्वी में जो फर्स्ट टाइम आयकर लगा था, उसमें केवल एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाया गया था। सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम पर वहाँ आयकर लगाया गया था उस समय। इसका मुख्य कारण ये है कि जितने भी बिजनेसमैन सब थे वो अंग्रेज सब थे। इन्होंने इसलिए क्या किया, उस समय जो अंग्रेज शासक जेम्स विल्सन था, उन्होंने क्या किया, सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाना चालू कर दिया। क्योंकि जितने भी खेती किसान थे ना, वो भारतीय लोग किसान थे। तो सिर्फ भारतीय किसान पर, मतलब भारत के किसानों पर जो इनकम होता था उसी पर केवल टैक्स लगा दिया। अपना इनकम पर टैक्स नहीं लगा, मतलब अपना बिजनेस पर टैक्स नहीं लगा। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो नियम है वो केवल एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ करके, मतलब कृषि भूमि से यानी कृषि से जो भी आया हुआ खेती बाड़ी से, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, चाहे उसका इनकम कुछ भी हो। कृषि भूमि के आय के अलावा जितना भी इनकम इंडिया में प्राप्त होगा वो उस पर टैक्स लग जाएगा। तो वर्तमान में कृषि भूमि के आय पर, कृषि से आय को छोड़ करके अन्य सभी आय पर टैक्स लगता है। तो भारत में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में, ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से माइंड में रखिएगा इसको, कि भारत में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में आयकर लगाया गया था। इसका मुख्य कारण यह था कि 1857 ईस्वी में देश में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के कारण देश को काफ़ी क्षति पहुंचा था। इस क्षति का पूर्ति करवाने के लिए अंग्रेज शासक जेम्स विल्सन ने आयकर लगाया, और उस समय आयकर केवल एग्रीकल्चर इनकम पर लगाया गया था। चलिए अब अगला नेक्स्ट पॉइंट। तो अभी वर्तमान में जो आयकर अधिनियम है वो 1961 प्रभावी है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव बार बार आता है। वर्तमान में आयकर अधिनियम प्रभावी है। वर्तमान में आयकर अधिनियम 1961 प्रभावी, मतलब अभी जो इनकम टैक्स का जो रूल एंड रेगुलेशन लागू है वो धारा 1961 के अधिनियम के अनुसार वर्तमान में आयकर अधिनियम 1961 प्रभावी है, 1961 वाला। ठीक है, चलिए आगे। एक होता CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, CBDT इसको कहते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो ये CBDT की स्थापना जो हुआ था ये 1964 ईस्वी में हुआ था। CBDT ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, CBDT की स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था। इसका कार्य क्या होता है कि CBDT का कार्य होता है कि देश में आयकर संबंधी कानूनों को लागू करना, देश में इनकम टैक्स से संबंधित जो भी कानून है उसको लागू करना तथा उस पर नियंत्रण करना होता है। CBDT की स्थापना 1964 ईस्वी को हुई थी। इसका कार्य देश में आयकर संबंधी कानूनों को लागू करना तथा उस पर नियंत्रण करना है। इसके जो प्रमुख होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। CBDT का प्रमुख कौन होता है? अध्यक्ष होता है, जो वर्तमान में श्री प्रमोद चंद्र मोदी है। CBDT का अध्यक्ष प्रमुख होता है, और जो अभी वर्तमान में प्रमुख जो है CBDT का वो प्रमोद चंद्र मोदी है। इसके साथ साथ मतलब प्रमुख के अलावा इसके 6 और सदस्य होते हैं जो IAS सब होते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, CBDT की स्थापना कब हुआ था? 1964 ईस्वी में हुआ था। इसका काम क्या है? तो देश में आयकर संबंधी कानूनों को लागू करना तथा उस पर नियंत्रण करना होता है। इसका प्रमुख कौन होता है? जो अध्यक्ष होता है। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो श्री प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें 6 सदस्य और होते हैं IAS सब। चलिए अब आगे समझते हैं SAC।
एसएससी, एसएससी को बोलते हैं करदाता, करदाता। दूसरा फाइनेंशियल ईयर, ये तीनों पॉइंट को अहम भूमिका निभाएगा इनकम टैक्स में। जानकारी होना चाहिए एसएससी के बारे में, फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर को बोलते हैं वित्तीय वर्ष या हिसाबी वर्ष, या गत वर्ष। उसके बाद असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर, इसको बोलते हैं कर निर्धारण वर्ष। समझते हैं इसको। चलिए एसएससी, एसएससी मतलब करदाता होता है। करदाता किसको कहेंगे? तो जो व्यक्ति कर का भुगतान करेगा, जो व्यक्ति टैक्स पेमेंट करेगा सरकार को, उसको बोलेंगे करदाता। समझिए एसएससी क्या होता है? जो व्यक्ति कर का भुगतान करता है उसको करदाता कहते हैं। अब फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर को वित्तीय वर्ष भी कहते हैं, या इसको हिसाबी वर्ष भी कहते हैं, या इसको गत वर्ष भी कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या हुआ? जिस वर्ष कोई व्यक्ति अथवा संस्था कमाई करती है उस कमाई वाले वर्ष को फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। जिस वर्ष कोई व्यक्ति अथवा कोई संस्था कमाई करती है तो उस कमाई को कहेंगे हिसाबी वर्ष, गत वर्ष या फाइनेंशियल ईयर। अर्थात इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि जिस वर्ष के इनकम पर कोई व्यक्ति अथवा संस्था कर का भुगतान करता है उस वर्ष को फाइनेंशियल ईयर कहेंगे। जिस वर्ष के इनकम पर कोई व्यक्ति अथवा कोई संस्था कर का भुगतान करेगा उसको फाइनेंशियल ईयर कहेंगे। अभी वर्तमान में हम लोग का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2020-21, आप लोग का जो फाइनेंशियल ईयर पढ़िएगा आप लोग 2020-21, अभी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 है, ठीक है। अब उसके बाद असेसमेंट ईयर मतलब कर निर्धारण वर्ष। तो जिस वर्ष कोई व्यक्ति अथवा संस्था कर का भुगतान करेगा उस वर्ष को असेसमेंट ईयर कहेंगे। जिस वर्ष टैक्स पेमेंट किया जाता है उस वर्ष को कहेंगे असेसमेंट ईयर। जैसे अभी जो असेसमेंट ईयर है 2021-22, 2021-22 क्या है? असेसमेंट ईयर है। फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर में अंतर समझना, जिस वर्ष के कमाई पर टैक्स लगाया जाता है उस वर्ष को कहेंगे फाइनेंशियल ईयर, और जिस वर्ष टैक्स लगाया जाता है, जिस वर्ष टैक्स पेमेंट करते हैं सरकार को, उस वर्ष को कहेंगे असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर अभी जो है करंट में, अभी वर्तमान में आप लोग को पढ़ना है फाइनेंशियल ईयर 2020-21, ठीक है। फिर ये अगले साल चेंज हो जाएगा, अगले साल चेंज होगा 20-21 के बाद 21-22, अगर ये 21-22 हो जाएगा तो ये 22-23 हो जाएगा, सेम बढ़ते रहेगा, इसी तरह से प्रत्येक साल बढ़ते रहता है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 पढ़ना है, यानी 2020-21 के इनकम पर हम लोग क्या करेंगे? 21-22 में टैक्स लगाएंगे। तो जिस वर्ष के इनकम पर टैक्स लगाया जाता है उस वर्ष को कहेंगे फाइनेंशियल ईयर, और जिस वर्ष टैक्स पेमेंट किया जाता है उसको कहेंगे असेसमेंट ईयर। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। यहाँ तक आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस चैनल में पार्ट 3 का जो पेपर 4 है, 5 है, 6 है या 7 है, इतना ही नहीं, यहाँ क्लास 11 से इस चैनल में क्लास 11 से लेकर क्लास पार्ट 3 तक सारा वीडियो चैप्टर वाइज चैप्टर EPS, BST जितना भी होता थ्योरी पेपर सहित सारा डाला जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।